नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए आज हम चौथे चैप्टर को पढ़ते हैं। तो हमारा चौथा चैप्टर है वायु, है ना। आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारा फोर्थ चैप्टर वायु होने वाला है। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं और इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें मिलेंगी, तो हम सबको समझते चलेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं, है ना। तो आपको वायुमंडल का परिभाषा मालूम होगा। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। ठीक है। तो अगर वायुमंडल नहीं रहता है तो ये पृथ्वी हमारे रहने लायक नहीं होगी, है ना। देखिए यहाँ पे भी कुछ जानकारी दिया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, है ना। तो आपने भी पढ़ा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ग्रीन हाउस गैस कहते हैं और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती कि इस पर रहना असंभव होता। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब इस उष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन या यूं कहें कि इंग्लिश में इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है ना। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी ग्लोबल वार्मिंग से, है ना। तो आप याद रखिएगा कि ग्लोबल वार्मिंग का जो मेन कारक है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब आइए हम लोग वायुमंडल का संगठन समझते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बता रहा है कि क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। इस वृत्त रेखा में वायु के विभिन्न संघटकों को प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे 21% ऑक्सीजन देखने को मिलेगा और 78% आपको नाइट्रोजन देखने को मिलेगा और अन्य गैसें आपको यहाँ पे 0.04% देखने को मिलेंगी। आर्गन आपको 0.9% और कार्बन डाइऑक्साइड केवल 0.03% आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो इसे आप याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है ना। तो हमने यहाँ पे देखा भी कि नाइट्रोजन 78% पाया जाता है वायु में। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़े में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधे की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका उपयोग कर सकें। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है ना। हमने ऊपर ग्राफ में भी देखा था। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है, इसलिए हमें वृक्ष लगाने को बोला जाता है ताकि संतुलन बना रहे। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। यहाँ पे देखिए कुछ जानकारी दिया हुआ है। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसीलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है ना। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब वायु गर्म होती है तो फैलती है तथा हल्की होकर ऊपर उठती है, वहीं ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसीलिए वो नीचे रहती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्र से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती हैं। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। दोस्तों, आप ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स
न्यूज़पेपर में देखते होंगे। आइए अब हम वायुमंडल की संरचना को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। ये हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। तो ये हमारे 5 परत हो गए वायुमंडल के। एक बार फिर से हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। तो अब हम एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो पहले हम क्षोभ मंडल के बारे में पढ़ते हैं। क्षोभ मंडल के बारे में यहाँ पे बता रहा है कि यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी वायुमंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कुहरा एवं ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है ना। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि इसी परत में हमें वर्षा तथा कुहरा और ओलावर्षण जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। दूसरा परत समताप मंडल है। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, है ना। तो जो हवा एरोप्लेन उड़ती हैं वो आप देखेंगे कि समताप मंडल में ही उड़ती हैं। समताप मंडल का एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया हमारे समताप मंडल के लिए। अब हम मध्यम मंडल के बारे में पढ़ते हैं। मध्यम मंडल यह वायु की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाह्य वायुमंडल। तो इसके बारे में बता रहा है कि बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परिवर्तित की जाती हैं। ठीक है, तो अब आइए हम लास्ट परत के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारा है वायुमंडल। तो बहिर्मंडल के बारे में बता रहा है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं, है ना। तो हमने यहाँ पे वायुमंडल के 5 परत के बारे में पढ़ लिया। अब आइए हम मौसम एवं जलवायु के बारे में पढ़ते हैं कि आज वर्षा होगी, क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी। कितनी बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। इस लाइन को आप ध्यान रखिएगा कि मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है ना। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी भी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। तो यहाँ पे हमने मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ा। मौसम क्या होता है कि दिन प्रतिदिन और प्रत्येक घंटे बदलने वाली स्थिति को हम कहते हैं मौसम। और वहीं पे हम जलवायु के बारे में बात करें तो दीर्घकाल की किसी भी स्थान की औसत मौसम को हम जलवायु कहते हैं, है ना। तो जो मौसम होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि कुछ समय की बात होती है, जो दिन प्रतिदिन या घंटे में बदलता रहता है। वहीं जलवायु की बात करें तो यह लंबे समय की बात होती है। आइए अब हम मौसम तथा जलवायु के परिवर्तन होने के कारकों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम तापमान के बारे में पढ़ेंगे। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं, है ना। तो तापमान का परिभाषा यहाँ पे क्या हो गया कि वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को हम तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है ना। ये सारी चीज हम अनुभव भी करते हैं। दूसरा है आतपन, है ना। तो आतपन क्या होता है, इसके बारे में बता रहा है कि आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। आतपन जिसको कि सूर्य ताप कहते हैं, इसके बारे में कह रहा है कि आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती है, इसीलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें उग नहीं सकेंगी। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में एसाफेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन
गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। यहाँ बता रहा है कि तापमान को मापने का मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। अब हम वायु दाब के बारे में पढ़ते हैं। वायु दाब के बारे में बता रहा है कि यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है ना। तो आपने यहाँ पे समझा कि क्या होता है वायु दाब। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। तो इन दोनों लाइन को आप याद रखिएगा कि कहाँ पे ज़्यादा होता है वायु दाब और कहाँ पे कम होता है। तो यहाँ पे बता रहा है कि वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है, यानी कि कम होता है, और वहीं समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है ना। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे वायु दाब क्या होगा, धीरे धीरे घटता जाएगा। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अत्यधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है कि कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है ना। तो आपने यहाँ पे दो चीजें देखी। एक, निम्न दाब क्षेत्र के कारण क्या होता है कि बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है ना। तो जहाँ पे निम्न दाब होगा वहाँ पे हमें बादल युक्त आकाश देखने को मिलेगा, और वहीं पे जहाँ पे उच्च दाब होगा वहाँ पे बादल जो होगा वो आकाश जो होगा वो साफ और स्वच्छ होगा। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों को हम पढ़ रहे हैं। तो आइए अब हम पवन के बारे में पढ़ते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती तथा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। इस बॉक्स में भी कुछ बता रहा है। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी या पछुआ पवन कहते हैं, वहीं पूरब से आने वाली पवन को पूर्वया या पूर्वी कहते हैं। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे तीनों प्रकारों को पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहला है स्थायी पवनें, दूसरा है मौसमी पवनें और तीसरा है स्थानीय पवनें। तो इन तीनों को हम पढ़ते हैं। स्थानीय पवन के बारे में बता रहा है कि व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। ये वर्षा भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। दूसरा है मौसमी पवनें। तो इसके बारे में बता रहा है कि ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। तीसरा हो गया हमारा स्थानीय पवनें। तो इसके बारे में बता रहा है कि ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे लू कहते हैं, है ना। तो जो बिहार के तरफ का एरिया है उधर आपको लू चलता हुआ देखने को मिलता है। दोस्तों, इस चित्र में प्रमुख वायु दाब पेटियां दर्शाई गई हैं। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे 0 डिग्री पर आपको देखने को मिलेगा भूमध्य रेखीय निम्न दाब, है ना। तो इसको हम लोग डोलड्रम भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि जो भूमध्य रेखा होता है उसके आसपास के जो क्षेत्र है वहां पे सूर्य की जो रोशनी होती है वो डायरेक्ट पड़ती है ना। तो डायरेक्ट पड़ने के कारण क्या होता है कि वहां पे निम्न दाब उत्पन्न होता है। डायरेक्ट रोशनी पड़ने के कारण क्या होता है कि जो इसके आसपास की जो हवाएं हैं वो गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठती हैं, है ना। तो जब ऊपर की ओर उठेंगी तो उसके कारण क्या होगा कि जो आसपास की जो ठंडी हवाएं होंगी उस जगह को भरने के लिए उस तरफ के तरफ मुड़ती हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाया गया है 0 डिग्री पर भूमध्य रेखीय निम्न दाब, जिसको कि हम लोग डोलड्रम भी कहते हैं।
तो यहाँ पे निम्न दाब उत्पन्न होने के कारण उच्च दाब से हवाएं निम्न दाब की तरफ आती हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग ने ऊपर पढ़ा है कि जो वायु होता है वो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बहता है। तो वही चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि भूमध्य रेखीय निम्न दाब के क्षेत्र में हमें उच्च दाब से हवाएं आती दिख रही हैं। तो यहाँ पे देखिए उपोष्ण उच्च दाब अक्षांश है ना, तो यहाँ पे उच्च दाब और यहाँ पे निम्न दाब। तो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ ये हवाएं आपको आती हुई दिखाई दे रही हैं, है ना। तो ये पूर्व की दिशा में आपको आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इनको हम बोलते हैं उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, है ना। तो ये वाले क्षेत्र में आपको कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की जो हवाएं होती हैं उनको हम लोग व्यापारिक पवनें कहते हैं। तो जो उत्तर दिशा से आ रही है उनको उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें कहते हैं, और उसी प्रकार जो दक्षिण दिशा से आ रही होती है उनको हम लोग दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें कहते हैं, है ना। तो ये पूरब की तरफ बहती हैं। अब उसके बाद हम लोग देखें तो यहाँ पे आप देखिए उपोषण उच्च दाब के बाद हमें देखने को मिलता है अधो ध्रुवीय निम्न दाब, है ना। तो यहाँ पे उच्च दाब और यहाँ पे निम्न दाब। तो आप क्या देखेंगे कि उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हवाएं जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से सनातन पछुआ हवाएं चलती हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सनातन पछुआ हवा दिखाया गया है। उसके ऊपर देखें हम तो उच्च दाब यहाँ पे हमको ध्रुव की तरफ देखने को मिलता है। 90 डिग्री ऊपर में उत्तर में हमें उच्च दाब देखने को मिलता है। तो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ पवनें बहती हैं। देखिए उच्च दाब इधर है और निम्न दाब इधर है। तो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ पवनें आपको चलती हुई देखने को मिलेंगी। तो इन पवनों को हम ध्रुवीय पूर्वी पवनें कहते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं पूर्व की दिशा में आपको ध्रुवीय पूर्वी पवनें चलती हुई दिखाई दे रही हैं। उसी प्रकार हम दक्षिण में देखें तो दक्षिण ध्रुव की तरफ आपको उच्च दाब देखने को मिलेगा। तो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ आपको यहाँ पे भी पवनें देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पे देखिए ध्रुवीय पूर्वी पवन आपको देखने को मिल रहा है, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ पवन बह रही है। उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे हमें निम्न दाब और यहाँ पे उच्च दाब। तो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जब पवनें आएंगी तो उनको हम लोग सनातन पछुआ पवन कहते हैं, है ना। इस तरीके से उच्च दाब और निम्न दाब होने के कारण पवन एक जगह से दूसरी जगह बहती है और उसके अलग अलग आपको डायरेक्शन या दिशा देखने को मिलेगा, है ना। तो इस चीज को हम लोग ने अच्छे से समझ लिया। दोस्तों यहाँ पे चक्रवात के बारे में दिया हुआ है प्राकृतिक आवेश, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित ओडिशा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारीय प्रोत्कर्ष से हानियां हुई। 660 किलोमीटर प्रति घंटे तक के वेग से चलने वाली पवन 36 घंटे से भी ज्यादा समय तक चलती रही। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य घरों की छतें भी उड़ गई। विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइनें पूरी तरह कट गई। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण ओडिशा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगें स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई और फलस्वरूप तटीय क्षेत्र में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगें आ गई जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ और यह धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ा। गहन होकर इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे ओडिशा के इरेसामा एवं बलीकुंडा के बीच क्षेत्रों को प्रभावित किया। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित ओडिशा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जियों एवं फलों की खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ। ज्वारीय प्रोत्कर्ष के उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भूक्षेत्र अनुपजाऊ हो गए। साल, सागवान एवं बांस के बागान वाले विशाल भूक्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप एवं कोणार्क के बीच स्थित मैनग्रोव की जंगल विलुप्त हो गई, है ना। तो हमने यहाँ पे ओडिशा में आए एक चक्रवात के बारे में पढ़ा और उससे हुए विनाश के बारे में पढ़ा। आर्द्रता से किस प्रकार हमारा मौसम प्रभावित होता है उसको पढ़ते हैं। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों में वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है।
और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं, है ना। तो आपने बरसात के दिनों में ये चीज़ें अनुभव की होंगी, क्योंकि उस समय वायु में आर्द्रता बहुत ज़्यादा होता है। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडी होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सके, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं, तो हमें बारिश देखने को मिलता है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पद चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकलने वाली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती हैं, है ना। तो आपने बचपन में अभी भी देखा होगा कि जब हवाई जहाज उड़ती है तो उसके पीछे एक सफ़ेद लकीर देखने को मिलता है या पथ देखने को मिलता है। तो एक्चुअली में ये क्या होता है कि इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनवरत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाके में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवाती वर्षा, है ना। तो हमने ऊपर चक्रवाती वर्षा यहाँ पे देखा, यहाँ पे पर्वतीय वर्षा देख सकते हैं और यहाँ पे संवहनी वर्षा देख सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के हमें वर्षा देखने को मिलते हैं। पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्राप्त होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर अधिक वर्षा होती है तो बाढ़ आ जाती है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग ने देखा है। तो दोस्तों, इस चैप्टर में इतना ही कुछ दिया हुआ था जो हमारे लिए महत्वपूर्ण था। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी समाप्त होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।